हेलो एवरीवन, वेरी मच वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। आई होप कि आप सभी ठीक हैं और आप सभी की प्रिपरेशन जो है ठीक ठाक चल रही है। आज के सेशन में हम इकोनॉमिक सर्वे का हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे का चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 जो है वो डिस्कस करेंगे। हर वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि प्रीलिम और मेन से इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले के सेशन में हमने चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 जो है डिस्कस कर लिए थे। मैं इसको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा और ज़्यादा फोकस करूँगा आपको समझाने की, राइट। बहुत ही जल्दी जो है हमारा जो डॉक्यूमेंट है इकोनॉमिक सर्वे का कंपाइल्ड डॉक्यूमेंट जो है वो मार्केट में आने वाला है, राइट। सो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको बहुत अच्छी तरह से इन चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग कराऊँ जो मैं चैप्टर आपका डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। और इसमें एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर चैप्टर आज वीडियो में रहेगा जो कि बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, राइट। और हमारे प्रीलिम और मेंस दोनों के मायने से जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो, राइट। वेरी फर्स्ट चैप्टर इज योर चैप्टर नंबर 5, दैट इज योर प्राइस मूवमेंट एंड योर फूड मैनेजमेंट। ठीक है, अब देखिए ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो टाइम ऑन टाइम जो है इन्फ्लेशन को देखता रहे। ठीक है, अब आपको पता है कि जो हमारी जनरल इन्फ्लेशन होती है वो अलग अलग इंडिसेस के ऊपर मेजर की जाती है। जैसे कि आपका अगर हम देखें तो सीपीआई, सबसे पहले तो डब्ल्यूपीआई आता है। ठीक है, डब्ल्यूपीआई फुल प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, हम सीपीआई की बात करते हैं। बेसिकली इन दो मेन पहलुओं पे देखते हैं। बाद में अगर हम और फर्दर देखें इन्फ्लेशन को तो कुछ और इंडिसेस में भी हम इसको मेजर करते हैं। सीपीआई रूरल, सीपीआई आपके पास अर्बन, सीपीआई कंबाइंड, ठीक है, एंड सीपीआई आपका ऑफ योर इंडस्ट्रियल वर्कर। ठीक है, तो ये अलग अलग इंडिसेस मतलब इंडेक्सेस के माध्यम से हम इन्फ्लेशन को यहाँ पे देखते हैं। आरबीआई ने इन्फ्लेशन की एक टॉलरेंस लेवल जो है वो सेट की होती है, जिसके अकॉर्डिंगली वो टाइम ऑन टाइम भी जो है मॉनेटरी जो उनके अपने टूल्स हैं उसको यूज़ करता है, राइट। जैसे कि आपको पता है 4+-2। तो देखिए यहाँ पे फर्दर सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि जो करंट स्टेटस चल रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश में जनरल इन्फ्लेशन का, ठीक है, वो कैसे है। देखिए डब्ल्यूपीआई का आपने ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं यहाँ पे फैक्ट्स लेके आऊंगा जो डायरेक्टली सीधे एग्जामिनेशन में आपको स्टेटमेंट के थ्रू पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान से चीज़ों को नोट करना है, राइट। वेरी फर्स्ट थिंग, डब्ल्यूपीआई एट द स्टेट लेवल जो है वो फेल कर रही है 11.6% से -1.1%। ये स्टेटमेंट डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो डब्ल्यूपीआई एट द स्टेट लेवल फेल फ्रॉम 11.6% टू -1.1% इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। ये पहली चीज आपने अपने माइंड में अच्छे से बिठा लेनी है। दूसरी चीज, अगर हम सीपीआई की बात करें, सीपीआई की इन्फ्लेशन की बात करें, ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसने आरबीआई की जो अपर टॉलरेंस लेवल जो था उसको क्रॉस कर दिया। ठीक है, और कब से कब किया, जुलाई 2023 से अगस्त 2023 तक। ठीक है, क्यों राइज किया, क्योंकि देखिए उसमें पे आपने ध्यान से लास्ट ईयर आपको ये चीज पता होगी कि टमाटरों के जो रेट्स थे बहुत ज्यादा हो गए थे, टोमेटोज के रेट। ठीक है, उसकी वजह से सीपीआई में जो मेन जो हम कहते हैं कि कंज्यूमर एंड पे, ठीक है, जो आम लोगों के जो पूरी बास्केट के ऊपर जो खर्चा हुआ, ठीक है, बहुत ज्यादा हुआ। ठीक है, तो वेजिटेबल के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, ओवरऑल जो कॉस्ट है बास्केट की एक आम आदमी की वो बढ़ गई। तो आपने ध्यान रखना है ये, ठीक है, इसमें लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि स्पेशली टोमेटोज के रेट बढ़ने से सीपीआई में हमने ज्यादा जो है उछाल देखा। ठीक है, और इसमें आरबीआई की जो अपर टॉलरेंस लेवल है वो भी क्रॉस कर दिया। देन ये बात करें कन्वर्जेंस की, कन्वर्जेंस ऑफ डब्ल्यूपीआई एंड सीपीआई। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंस करता है जो डिक्लाइन हुआ कुछ कॉमोडिटी जो हम देखते हैं उनके प्राइसेस के ऊपर, जैसे कि हमारा क्रूड ऑयल गिर गया उसके रेट ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे, आयरन, एल्यूमिनियम, कॉटन। ठीक है, तो उसकी वजह से जो कन्वर्जेंस है उसको देखा गया, कन्वर्जेंस भी हुई। मतलब कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है कि डब्ल्यूपी और सीपीआई के बीच में जो है वो जो गैप है वो क्या है, नैरोड है। ठीक है, बहुत ही कम है जो है डिफरेंस है प्राइसेस में। और अगर हम डाइवर्जेंस की बात करते हैं, मतलब गैप जो है ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा जो है वो प्राइसेस में डिफरेंस देखा जा रहा है। वो क्यों है, वो भी उसी तरह से है। अगर मान लो कि इन इन सब कमोडिटीज के प्राइस बढ़ जाते हैं तो वो नेचुरली क्या है, गैप बढ़ जाता है। ठीक है, फाइन, तो यही इन्होंने यहाँ पे बात की है। नेक्स्ट देखिए, ये थोड़े पैरामीटर्स हैं, आपने थोड़ा ध्यान रखना है ये इंडिसेस का, कि होलसेल प्राइस इंडेक्स ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं तो -1.1 है। ठीक है, और तो ये कुछ चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अगर हम सीपीआई रूरल की बात करते हैं तो 5.1 के आसपास है। ये लास्ट ईयर की कंपैरिजन इन्होंने किया हुआ है, तो देखेंगे आपकी जो सीपीआई है वो 5.1 के आसपास ही है, जो कि आप इजिली ये परसेंटेज की टर्म में है 5.1% जो है वो है, देखा गया। ठीक है, सीपीआई को तो ये थोड़े जो आपके पास ये जो फैक्ट्स हैं इनको आप अच्छे से नोट कर लें। अगर हम देखो सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर की बात करें तो वो 1.9 देखा गया है, परसेंट देखा गया है। इसको मैं आगे थोड़ा एग्जांपल के थ्रू बताता भी हूँ। सीपीआई जो है ये आपका जो लेबर ब्यूरो है वो उसको रिलीज करता है, सीपीआई
इंडेक्स को, ठीक है, मतलब आपके जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है इंडस्ट्रियल वर्कर का, ठीक है। अब आगे मैं इसके बारे में बात करूंगा। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर लेबर कितना है, 4.5 है। ये थोड़ी चीजें आपने टर्म्स थोड़ी ध्यान रखनी है, अपने माइंड में रखनी है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल लेबर का कितना है, 4.7% है, राइट। अगर इनको आपने अच्छे से नोट कर लिया, फिर आगे चलते हैं। करंट स्टेटस में हम देखें इन्फ्लेशन में, तो देखिए मंथली कंपैरिजन दिया है इन्फ्लेशन का, डब्ल्यूपीआई, सीपीआई कंबाइंड, रूरल एंड अर्बन का, ठीक है। तो उसमें जो चीजें अब एग्जामिनेशन से जो लेने वाली हैं वो थोड़ा ध्यान रखना है। देखिए बहुत सिंपल सा है, आपने थोड़ा ध्यान रखना है कि जो डब्ल्यूपीआई है देखिए वो इसने कुछ इस तरह से बिहेव किया है, इस तरह से बिहेव किया है, लाइक, ठीक है, ऐसे जो है इसने बिहेव किया है। और ये मैक्सिमम आपने देखा कि यहाँ पे अप्रैल से लेके अगर दिसंबर तक देखें तो ये नेगेटिव ही रहा है, और इसकी एवरेज देखें तो नेगेटिव में आएगी। और जो सीपीआई है देखिए यहाँ पे हम देखें तो जनवरी से लेके कुछ इस तरह से इसने जो है वो बिहेव किया है, और यहाँ पे अपर 7.1 तक भी गया है, ठीक है। और अगर हम देखें तो यहाँ पर रूरल की, तो वो भी कुछ इस तरह से ही इसने बिहेव किया है। और अर्बन की हम बात करें सीपीआई की, तो वो भी कुछ इस तरह से इसने बिहेव किया है। जस्ट यू नीड टू सी हेयर कि किस तरह से चीजें बिहेव हुई हैं, और जो इनकी जो अपर लेवल है उसको थोड़ा आप नोट करके चल पड़े, ठीक है। आगे चलते हैं। नाउ सीपीआई कंबाइंड इन्फ्लेशन जो है हमारी अमंग अदर स्टेट्स, तो देखिए जो और स्टेट्स के कंपैरिजन में अगर हम देखें सीपीआई कंबाइंड को, देखिए तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना कि हमारा जो इन्फ्लेशन रही है सीपीआई कंबाइंड की, ठीक है, तो वो एक मॉडरेट रही है। देखिए इसमें हमारा हिमाचल प्रदेश यहाँ पे आता है, राइट हियर, तो 5.2 देखी गई है दिसंबर 2023 में। और यहाँ पे हम देखें जनवरी में, तो ये कितनी देखी गई है आपके पास, 3.4 देखी गई है। तो इस तरह से जो है इसने बिहेव किया है, 3.4% देखी गई है, 5.2% देखी गई है। और जो अपर देखिए ज्यादा से ज्यादा कहां तक राइज किया, 7.1 तक राइज किया। तो बस इन्हीं चीजों को आपने ध्यान रखना है। बाकी देखिए तो देखिए यहाँ पे अगर आप इस पर्टिकुलर उत्तराखंड को देखिए, तो उत्तराखंड का जो लेवल है वो कितना ऊपर गया है और किस तरह से इसने बिहेव किया है, ठीक है। हमारा फिर भी एक मॉडरेट लेवल पे रहेंगे चीजें, तो इससे थोड़ा आपको कंपैरिजन लग जाएगा कुछ और स्टेट्स में, कुछ और स्टेट्स ने किस तरह से बिहेव किया सीपीआई कंबाइंड को लेकर, और हमारे हिमाचल प्रदेश ने कैसे किया, ठीक है। जैसे कुछ फैक्ट्स हैं, ये सीधे सीधे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सीपीआई से इन्फ्लेशन फ्लक्चुएटेड बिटवीन 3.4 टू 7.1, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3.4 से 7.1 एंड देन 5.2, ठीक है। और ये वेजिटेबल की प्राइसेस राइज करने से थोड़ा इस तरह से जो है ये हो गया था। और हिमाचल प्रदेश की सीपीआई इन्फ्लेशन वॉज मॉडरेट रही है, अगर हम ओवरऑल कंपैरिजन देखें तो मॉडरेट रही है कंपेयर टू अदर स्टेट्स, ठीक है, फ्रॉम 7.1 टू 5.2%, ठीक है, राइट। सो ये फैक्ट्स लेने के बाद, समझने के बाद, आगे के जो मेन ड्राइवर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स हैं कि किसने सबसे ज्यादा जो है सीपीआई को इफेक्ट किया है कंबाइंड लेवल पे, ठीक है। तो देखिए सीपीआई कंबाइंड जो हम देखें तो जो मेन ड्राइवर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे आपकी 2023 के मामले में देखें, जो आपको ग्रीन इसमें बताया गया है, तो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है, फ्यूल एंड लाइट की, यहाँ पे। अब देखो यहाँ से एग्जामिनेशन से कैसे प्रश्न बन सकता है कि भाई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है इनको अरेंज कीजिए आप, जो भी मेन कंट्रीब्यूटर्स हैं, ठीक है। तो फ्यूल और लाइट सबसे ऊपर आएगा, और उससे कम जो है आपके पास क्लोथिंग एंड फुटवेयर आएंगे, और उसके बाद आपके पास फूड बेवरेज एंड टोबैको आएगा, एंड देन उसके बाद सॉरी क्लोथिंग एंड फुटवेयर के बाद आपके पास मिसलेनियस कुछ है वो 19.2 है, उसके बाद फिर फूड बेवरेज एंड टोबैको है, एंड देन आफ्टर दैट पान टोबैको एंड आगे फर्दर और कुछ इंटॉक्सिकेंट्स जो है 11.6 है, ठीक है। तो इस तरह से ये कंट्रीब्यूटर्स रहे हैं, और ये कंपैरिजन बताया 2017 का, ये 2017 में कुछ चीजें इस तरह से थी, राइट। तो वो आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया कि एग्जामिनेशन से कैसे यहाँ से प्रश्न बन सकता है, वही आप चीज आप यहाँ पे मेनली देखोगे, माइंड में अच्छे से डालोगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे देखें इस इंडेक्स की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर, मतलब जो इंडस्ट्रियल वर्कर की जो पॉकेट पे क्या फर्क पड़ा है, मतलब इन्फ्लेशन अगर हम देखें इंडस्ट्रियल वर्कर की, ओवरऑल जो उनकी जो बास्केट के ऊपर जो कॉस्ट ऑफ बास्केट है वो किस तरह से उसने बिहेव किया है, ठीक है। तो ये कि इंडेक्स बड़ा अच्छे से बता देता है इंडस्ट्रियल वर्कर की जो कॉस्ट ऑफ बास्केट है वो कैसे उसने बिहेव किया है, ठीक है। जिसमें कुछ चीजें आपको मैं यहाँ पे बताऊंगा। देखो ये तो चीजें आपको पता ही होनी चाहिए कि लेबर ब्यूरो जो है इसको रिलीज करता है। अब क्या फॉर्मूला होता है इसका, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो सीपीआई ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर की हम बात करें तो क्या होता है, तो कॉस्ट ऑफ बास्केट, ठीक है, एट करंट पीरियड, ठीक है, और divided by the cost of basket of your industrial worker at your base पीरियड, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना, ये चीज मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि इसका जो बेस ईयर है वो भी रिसेंटली 2016 किया गया है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। 2016 को बेस ईयर माना गया, उसके बाद फिर आगे के फर्दर जितना भी चेंजेस आए हैं उन चेंजेस के हिसाब से इन्फ्लेशन को मेजर किया गया है, इंडेक्स को मेजर किया गया है, ठीक है।
और इस फॉर्मूले का इंटू 100 हम कर देते हैं। तो अगर हम देखें फॉर एग्जांपल, मान लो कि अगर इंडस्ट्रियल वर्कर की फूड और आपके पास जो हो गया रेंट, हाउस रेंट हो गया, या आपके पास ट्रांसपोर्टेशन होगी, ये मान लो कि 3 चीजें हैं जिसके ऊपर मेनली उसका खर्चा जो है वो चलता है, मतलब खर्चा वो करता है, ठीक, एक्सपेंडिचर है, जिसमें अगर इसकी मेन इंपॉर्टेंट होता है इंडेक्स को कैलकुलेट करने में हम इसकी वेटिंग करते हैं। वेटिंग करते हैं मतलब कि फूड की सबसे ज्यादा, मान लो उसका फूड के ऊपर, मतलब खाने पीने की चीजों के ऊपर उसको बहुत ज्यादा खर्चा उसका जेब का जा रहा है, तो मान लो अगर हमने इसकी वेटिंग की तो 40% रख दिया 100% में से, ठीक है, और इसका रेंट का 30% कर दिया, और आपके पास ट्रांसपोर्टेशन का भी इसका 30% जा रहा है, हो गया 100, ठीक है। अब देखो मान लो कि फूड की जो वैल्यू थी, अगर बेस प्राइस के ऊपर माने, बेस का और करंट का देखें, तो मान लो कि फूड की जो थी वो 100 था, वो 120 हो गया, ठीक है। अगर हम रेंट की बात करते हैं तो मान लो 200 था, 220 हो गया करंट पे, ठीक है, और मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन 150 था, 160 हो गया। तो इस तरह से कुछ जो है रेट में फर्क देखा गया। अब इसकी इंडेक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसमें सिंपल सा फंडा है, जो कॉस्ट ऑफ बास्केट निकलेगी, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 40%, मतलब 40% का कितना होगी, 40% मल्टीप्लाई हम इसके साथ जो उसका, अगर बेस पीरियड में कॉस्ट ऑफ बास्केट निकाले तो इस तरह से निकलेगी 40% इंटू योर 100, ठीक है, मतलब टोटल इनकी एवरेज निकालेंगे, प्लस कर देंगे। अब प्लस हो गया 30% इंटू योर, अगर बेस पीरियड में देख रहे हैं तो इंटू योर 200, प्लस 30% इंटू, अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की देखें, इंटू 150, ठीक है। तो इस तरह से इसको प्लस करके निकल जाएगा, जितना भी इसका निकलना है वो आपका निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ बास्केट एट बेस पीरियड। और ऐसे सिमिलर मैनर में कॉस्ट ऑफ बास्केट एट करंट प्राइसेस, जिसमें 120, 220 और ये चीजें मेजर करेंगे, उसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 करेंगे, जो कि 11 पॉइंट, मान लो कि 11.2% आता है। तो मतलब जो करंट बेस से करंट तक जो इन्फ्लेशन देखी गई है वो कितनी देखी जाएगी, अगर मान लो ये इंडेक्स निकलता है आपका 111.72 इंडेक्स फॉर्मूला लगा के ये निकलता है, तो मतलब परसेंटेज की टर्म में 11.72% के हिसाब से जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बास्केट जो है उनकी जो जिसमें जो ग्रोथ देखी गई है वो इतनी देखी गई है, इन्फ्लेशन जो है इतना रहा है, ठीक है। तो 11.72% रहा है। आई होप कि ये चीज़ थोड़ी समझ में आई होगी आपको। तो इस तरह से जो है ये चीज़ निकलती है। अब देखो यार, हिमाचल प्रदेश में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन हिमाचल प्रदेश, अगर हम 2016 के बेस देखें तो यहाँ पे इन फैक्ट्स को थोड़ा ध्यान रखना है। ये वाले जो 2023-24 का है, ठीक है, वो ये है ऑन एवरेज 133 के आसपास है। फॉर्मूला वही जैसे मैंने आपको बताया, एग्जांपल लेके चला मैं, ठीक है, उसमें चीज़ें जिस तरह से मैंने आपको बताई, एग्जांपल दिया फूड का, ट्रांसपोर्टेशन का, ऐसे जो है और भी अलग अलग चीज़ें जो भी जो उनकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो रहती हैं, जिसमें जो है उनका ओवरऑल खर्चा जो है वो जाता है, ठीक है, तो उसमें और भी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, जैसे मेडिकल हेल्थ भी हो सकता है, जैसे मैंने फूड का लिया तो मेडिकल हेल्थ भी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, और सारी चीज़ें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ जो ओवरऑल जो है वो 133 के आसपास जो है वो अपने ध्यान रखना है सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर का, इतना आपने थोड़ा अच्छे से माइंड में ध्यान रखना है। और स्टेबल को थोड़ा आप एक बार अच्छे से इसको नजर मार लें, वो भी आपके लिए बेटर है। नेक्स्ट, मंथली अगर होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करें तो ओवरऑल जो है हम देखेंगे कि नेगेटिव रहा है। 2023 की बात करें, ठीक है, वही जो स्टार्टिंग मैंने बताया कि -1.1, वो थोड़ा आपने ध्यान रखना है। होलसेल प्राइस इंडेक्स ने इस तरह से बिहेव किया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द फूड सिक्योरिटी इन सिविल सप्लाईज, ठीक है, हम सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने हिमाचल प्रदेश के लोगों की फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी ध्यान दें, और कुछ सिविल सप्लाईज भी रहती हैं, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेशन इज देयर, वो उसके बारे में आगे बात करूंगा, जो कि इसका ध्यान रख रही है, ठीक है। तो देखिए सरकार बोल रही है कि वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मेन जो कंपोनेंट, हम अगर हम फूड सिक्योरिटी की बात करें तो हम बहुत अच्छी तरह से इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने फूड सिक्योरिटी एक्ट को। जो हमारा फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसकी अच्छी से इंप्लीमेंटेशन की जा रही है, और साथ साथ में हम पीडीएस सिस्टम को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर रहे हैं, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, ठीक है, जो कि अपने यहाँ पे एग्जामिनेशन से जो चीज़ लेके जानी है वो ये लेके जानी है कि कितनी फेयर प्राइस शॉप्स हैं, जिसमें क्या होता है कि जो हमारा पीडीएस सिस्टम जो लागू हो रहा है वो इतनी नंबर ऑफ फेयर प्राइस शॉप्स हैं जिसके थ्रू जो है वो अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनको जो है वो राशन पानी मिलता है, ठीक है, चावल दाल वगैरह सबकी अलग अलग जो है एक फेयर प्राइस के तौर पर उनको दिया जाता है। आगे हम बात करेंगे, जैसे देखिए टोटल फैमिलीज जो डिस्ट्रीब्यूशन की गई है आइटम्स के लिए, देखिए जैसे अगर हम बात करें टोटल फैमिलीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल आइटम्स हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज में टोटल फैमिलीज को डिवाइड किया है, जिसमें एक आता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट की जो इंप्लीमेंटेशन हो रही है। इसमें अंत्योदय अन्न योजना के तहत राशन पानी मिलता है, मतलब उसका एक रेट डिसाइड किया गया है, उस रेट से ही दाल चावल आटा वगैरह मिलता है, वो आपको पता होना चाहिए, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं यहाँ पे जाऊँगा, ठीक है, यू शुड नो। और जो कुछ प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं उनको भी इसके अंदर लाया गया है, उनको भी मतलब कम दाम पे मिलता है, कम दाम पे इन दोनों फैमिलीज को मिलता है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स का मतलब कुछ प्रायोरिटाइज किए हैं, कुछ इन फैमिलीज को मिलना चाहिए, तो उस हिसाब से जो है दिया जाता है। और ये वैसे भी जो अंत्योदय अन्न योजना है, मतलब जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है उससे भी बुरी, जिनकी बहुत
ख़राब हालत है, ठीक है, जिनकी ओवरऑल इनकम बहुत कम है, तो उनको जो है बहुत ही सस्ते दाम पे जो है राशन पानी दिया जाता है। और कुछ अदर देन जो इनके अलावा जो और रहते हैं उनको भी राशन पानी दिया जाता है, लेकिन उनके रेट कुछ अलग है, ठीक है। तो इस तरह से जो है पीडीएस सिस्टम जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है हमारे हिमाचल प्रदेश में। एग्जामिनेशन से इतना ध्यान रख लेना, बाकी मेन से कंटेक्स्ट में भी प्रश्न बना था एचएस में, तो उसमें फिर आपको ये सारी चीजें इस तरह से बतानी पड़ेंगी कि कैसे कैसे फूड सिक्योरिटी की तरफ सरकार काम कर रही है, तब वहां पे आपको मेन से कंटेक्स्ट में लिखना पड़ेगा, तो कंटेंट लिखना पड़ेगा, ये सब चीजें लिखनी पड़ेंगी। आगे फर्दर ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपके पास कॉर्पोरेशन है जिसका नाम आप लोगे अगर मेंस के कंटेक्स्ट में देखा जाए, और प्रीलिम के कंटेक्स्ट में कुछ ज़्यादा बहुत कुछ फैक्ट्स नहीं है जो आपसे यहाँ पे पूछ ली जाएंगे, बट लेकिन फिर भी स्टिल यू नो, जैसे कि देखिए ये सारी हमारी जो कॉर्पोरेशन है, ये एक तरह से यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है कि इट सर्व्स एज अ सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी फॉर द एसेंशियल कमोडिटीज इंक्लूडिंग योर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड योर एनएफएसए आइटम्स, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर जो आती हैं, तो उनका इंश्योर करता है ये, मतलब ये मेन इसने एक जो है वो इस कॉर्पोरेशन का काम है कि एक सही दाम पे जो हमारी जो सोसाइटीज़ हैं उन सोसाइटीज़ में एक सही दाम पे राशन पानी जो है अवेलेबल करवाए, ठीक है। तो ये इसका काम बैकएंड का काम रहता है जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और देखिए ये सारी कुछ इसमें रहती हैं, होलसेल गोडाउन्स, इट प्रोवाइड एसेंशियल कमोडिटीज फ्रूट्स, नेटवर्क ऑफ होलसेल गोडाउन्स, रिटेल शॉप्स, एलपीजी एजेंसीज, पेट्रोल पंप्स एंड मेडिसिन शॉप एक्सेट्रा, ठीक है। और साथ साथ में ये कॉर्पोरेशन क्या करता है, सिविल सप्लाईज की तरफ भी ध्यान दे रहा है, जैसे मनरेगा में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे सीमेंट वगैरह दे दिया, हमारे कुछ मेडिसिन दे दी जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ये ऐसे काम भी कर रहा है। जैसे कि फर्दर इस कॉर्पोरेशन की कुछ सिविल सप्लाईज में चीज़ें आती हैं, सप्लाई ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, सप्लाई ऑफ सीमेंट टू दी मनरेगास, ठीक है, जो भी मतलब हमारी डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, एंड देन गल्वनाइज्ड कुछ इंडस्ट्रियल पाइप्स हैं उनको भी जल शक्ति डिपार्टमेंट को देता है। तो इस तरह से ये सिविल सप्लाई करने का काम भी करता है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो अगर मान लो मेंस में पूछ लिया जाए क्वेश्चन इसके ऊपर। नेक्स्ट चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। आई होप कि चैप्टर 5 से जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बतानी थी वो मैंने आपको बता तो दी हैं, और आई होप कि आपने वो अच्छे से समझ ली हैं। चैप्टर नंबर 6 में एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम प्रीवियस ईयर्स में भी मेंशन कर चुके हैं, कुछ रेपिटेशन में है कुछ स्कीम्स, जिन स्कीम्स को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, और कंटेंट अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो बहुत जल्दी जो बुकलेट आने वाली है मार्केट में उसको फिर वहाँ से कंटेंट को आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं लिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कंटेंट प्रीवियस ईयर में मैं मेंशन कर चुका हूँ, उनको मैंने यहाँ पे रिपीट नहीं किया है। तो स्टिल मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपके समझने की लायक हैं वो मैं दोबारा अच्छे से यहाँ पे जो है इस चैप्टर में आपको समझाऊंगा, ठीक है। फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो डेफिनेटली मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए द कंट्रीब्यूशन सबसे पहले, और ग्रोथ रेट की बात करते हैं एग्रीकल्चर की और अलाइड एक्टिविटीज की। तो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन एग्जाम में ध्यान रखना है, पहले प्रीवियस चैप्टर में बता भी चुका हूँ कि देखिए करंट प्राइसेस के ऊपर 49% तक का राइज देखा गया ओवरऑल जीएसवी में, ठीक है, 49% का ध्यान रखना है। और कितना देखो पहले कितना था, 17,000 करोड़ था 18-19 की अगर हम बात करते हैं, और 26,000 करोड़ है 2023-24 में। तो ये जो फ्लक्चुएशन है कितना है, 49% का राइज है, इतना थोड़ा आपने थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ओवरऑल जीएसबी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से इतने परसेंटेज में ये राइज किया गया है। और उसके बाद एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर जो है कांस्टेंट प्राइसेस पे डिक्रीज है 2.4, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोबारा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तो लिखा हुआ है 2.4% से डिक्रीज कर रहा है अगर हम कांस्टेंट प्राइसेस की बात करते हैं, जिसमें कांस्टेंट प्राइसेस में बेसिक आपको पता है 2011 की अगर हम बात करें उस कांस्टेंट प्राइसेस की बात करते हैं, तो उस तरह से जो है वो ये चीज़ें जो है वो इस तरह से ग्रोथ जो है वो देखी गई है एग्रीकल्चर की, ठीक है। ग्रोथ रेट क्या हुई है, कम हुई है, कितनी कम हुई है, 2.4% के हिसाब से कम हुई है, राइट। एंड देन आफ्टर दैट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखिए यहाँ पे 18-19 या 18-19 से जो सब सेक्टर्स हैं उन्होंने किस तरह से बिहेव किया है वो बताया हुआ है सब सेक्टर्स ने। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अगर हम क्रॉप्स की बात करें, ठीक है, क्रॉप्स की बात करें तो 18-19 में -1.2 के हिसाब से उसने ग्रो किया, लेकिन यहाँ पे जो चीज देखने वाली है वो है ये वाले और ये वाले ईयर, जिसमें से आपने ध्यान रखना कि अभी के ईयर जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। -6.5% क्रॉप ने इस कंटेक्स्ट में ग्रो किया। एग्रीकल्चर के सब सेक्टर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो ज्यादा सबसे कम जो है जिसने ग्रो किया वो कौन सा सेक्टर है, दैट इज क्रॉप्स। एग्जामिनेशन से इस तरह से आपको लेके चलना है, और यहाँ से एग्जामिनेशन से क्या लेके जा सकते हैं कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में बताओ भाई इसको, ठीक है। तो क्रॉप सबसे ऊपर आएगा अगर हम बात करते हैं जिसने सबसे कम ग्रो किया, सबसे कम ग्रो किया है क्रॉप सेक्टर ने। और लाइव स्टॉक ने कितना किया है,
4.1% के साथ ग्रो किया है, फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग ने 1.6% के साथ ग्रो किया है, और फिशिंग ने सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट देखी है जैसे 7%। तो आपने इनकी ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंगली इनको थोड़ा नोट कर लेना है, एग्जामिनेशन से ये पूछा जा सकता है, मैच ऑफ द फॉलोइंग पूछी जा सकती है, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग में जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये फैक्ट्स आप अच्छे से इनको देखें। और उसके बाद फर्दर कंट्रीब्यूशन के मामले में भी एग्जामिनेशन में मैच ऑफ द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आ सकता है, या कुछ और कंटेक्स्ट में, स्टेटमेंट के कंटेक्स्ट में आ सकते हैं क्वेश्चंस, और ठीक है, इनकरेक्ट मैच कौन सा है उस कंटेक्स्ट में आ सकता है। तो ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसकी है ओवरऑल, जो हम जीएसपी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड की बात करें तो ओवरऑल जो क्रॉप सेक्टर है, देखो जब भी हम सेक्टर सब सेक्टर्स की बात करते हैं तो हम जीएसबी की ही बात करते हैं, ठीक है, फाइन। तो देखिए जो जीएसबी में टोटल जो भी ये सारी जितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं टोटल मिला के जो जीएसबी है एग्रीकल्चर की, ठीक है, चाहे हम 25,000 करोड़ के आसपास जो भी है, उसमें सबसे ज्यादा क्रॉप्स की कंट्रीब्यूशन है 62% की। पहले कितनी कंट्रीब्यूशन मैंने बता दी, मैंने पहले आपको बता दिया कुछ स्लाइड्स पहले, ठीक है, कि ओवरऑल एग्रीकल्चर की और लाइट एक्टिविटीज की जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है, ओवरऑल जो जीएसबी है कितनी है वो मैंने बता दिया। उसका सबसे ज्यादा पार्ट क्रॉप कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसके बाद फॉरेस्ट्री एंड लॉगिंग कर रहा है 27%। ये फैक्ट्स थोड़े याद करने वाले, ये माइंड में अच्छे से फिट करने वाले, ठीक है। लाइव स्टॉक 9.6 एंड फिशिंग 1.1%। फिशिंग ने सबसे ज्यादा ग्रो किया, लेकिन इसकी कंट्रीब्यूशन ओवरऑल कितनी, बहुत कम है अगर ओवरऑल जीएसबी की बात करते हैं, ठीक है। और क्रॉप ने सबसे कम ग्रो किया है लास्ट ईयर टू अगर करंट ईयर की देखें, करंट फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो क्रॉप ने बहुत कम ग्रो किया है, राइट, 62% किया है, लेकिन जो उसकी ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, सॉरी जो उसकी कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है क्रॉप्स की, ठीक है, फाइन। और मैं आई थिंक प्रीवियस चैप्टर्स में ये चीज़ बता चुका हूँ अच्छे से, कितनी 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 कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, वो जो पूरा स्टैट्स है वो प्रीवियस चैप्टर्स में अच्छे से मैंने बताया है, ठीक है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लैंड यूज पैटर्न की बात करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओवरऑल हमारे हिमाचल प्रदेश का अगर देखें रैंक देखें तो 17वां नंबर है ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया के कंटेक्स्ट में देखें, ठीक है, यू शुड नो दैट, ठीक है। 55,673 स्क्वायर किलोमीटर तो हमारा एरिया, ये तो आपको सबको पता ही है, ठीक है। और ओवरऑल वर्ल्ड की अगर देखें तो 126 बता रहा है। सो देखिए यहाँ पे एक चीज बड़ी नोट करने वाली है जो कि एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। अगर हम ओवरऑल लैंड यूज की बात करें तो परमानेंट पेस्ट्यूर्स एंड अदर ग्रेजिंग लैंड्स कितना परसेंटेज है, 32% है ओवरऑल ज्योग्राफिकल एरिया का। ये कुछ एग्जामिनेशन से चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो अच्छे से क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बड़े ज्यादा है। और उसके बाद फॉरेस्ट है, कितना है फॉरेस्ट, 24.55 ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। एंड बैरन एंड अनकल्चर जो अनकल्चरबल लैंड है वो कितना है, 16.73% है। नेट सोन एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, 11.49% ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, ठीक है। लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज 7.98 है, कल्टिवेबल वेस्टलैंड्स 2.73 एंड these figures आर देयर, ठीक है, जो फैलो लैंड और कुछ और अदर फैलो लैंड्स है, ठीक है, तो वो इतने हैं, बाकी ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कुछ फैक्ट्स काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब इनको आप अच्छे से नोट कर सकते हैं स्टिल, ठीक है। आगे ये जो टेबल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे गए हैं पहले एग्जामिनेशन से, ध्यान से इस टेबल को समझने का प्रयास कीजिएगा। ये लैंड होल्डिंग पैटर्न कि ओवरऑल हमारे कितने फार्मर्स हैं और जो फार्मर्स हैं उनकी एवरेज लैंड होल्डिंग साइज कितना है, ध्यान से इसको देखिए, ठीक है। और जो कैटेगराइजेशन जो हमारे फार्मर्स की है वो कैसे की है, जैसे कुछ मार्जिनल फार्मर हैं, कुछ जो है स्मॉल फार्मर्स हैं, कुछ बिग फार्मर्स हैं, मीडियम फार्मर्स हैं, तो इस तरह से हमने कैटेगराइज किया है। यहाँ पे देखिए जो 1 हेक्टेयर से कम लैंड वाले हैं उनको हमने बोला है मार्जिनल फार्मर, और जो 1 से 2 हेक्टेयर वाले हैं उनको स्मॉल बोला है, और जिनके पास लैंड 2 से 4 हेक्टेयर का है उनको सेमी मीडियम में हमने बोला है उसको, और जो मीडियम वाले हैं उनको 4 से 10 हेक्टेयर के उनके पास लैंड है, और जो 10 हेक्टेयर से ज्यादा वाले हैं उनको लार्ज फार्मर बोला है। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ होल्डिंग की बात की है कि कितना लाख हेक्टेयर, ठीक है। तो इसमें देखिए यार कि 7.12 नंबर ऑफ होल्डिंग्स है, सबसे ज्यादा जो है लोग फार्मर्स जो है 7.12 लाख जो है आपके पास क्या है, मार्जिनल फार्मर्स हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम लैंड है, और उनके पास जो एरिया वो ऑपरेट कर रहे हैं वो 2.85 लाख हेक्टेयर कर रहे हैं। ओवरऑल सारे के सारे इकट्ठे मिला के 2.85 लाख हेक्टेयर एरिया के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। ये टेबल आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आपसे कि भाई बताइए कि जो हमारे जो मार्जिनल फार्मर्स हैं उनकी ओवरऑल जो एरिया के ऊपर ऑपरेट करते हैं वो कितना है, या कुछ किसी कंटेक्स्ट में आपसे पूछ लिया एग्जामिनेशन में, तो आपने बताना है दैट इज 2.85 लाख हेक्टेयर। ये आपको माइंड में अच्छे से फिट होना चाहिए, इस टेबल को अच्छे से आप मेमोराइज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है।
और अगर एवरेज साइज ऑफ एक होल्डिंग की बात करें ना कि एक फार्मर के पास एवरेज कितना है, तो वो 0.40 जो है वो हेक्टेयर है, क्योंकि एक से कम है ना, तो 0.40 हेक्टेयर, 0.40 हेक्टेयर। इसी तरह से ये बाकी के जो फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो आपने यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखने हैं, क्योंकि ये सभी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। मैं बहुत सारा एक्सप्लेन नहीं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे आपको मैंने समझा दिया कि प्रश्न कैसे बन सकते हैं। उसके बाद जो टोटल, ये जो टोटल वाला है ना वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है कि टोटल नंबर ऑफ होल्डिंग्स कितनी, कितने लाख फार्मर्स है, 9.97 लाख फार्मर्स है, और जो टोटल एरिया के ऊपर वो ऑपरेट कर रहे हैं वो 9.44 है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे है कि देखिए यहाँ पर जो नंबर ऑफ होल्डिंग है लार्ज फार्मर्स की वो 0.03 है, 0.03 लाख, ठीक है। और ये कितने थाउजेंड हो गया वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर हम इसको कर दें 0.03 को कर दें तो दैट इज मतलब 3/100 इंटू 1 लाख, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3000, मतलब 3000 जो है वो आपके ऐसे फार्मर्स हैं 3000, और वो कितने एरिया ऑपरेट कर रहे हैं आपके पास, 0.47 कर रहे हैं लाख हेक्टेयर, जो कि बहुत ज्यादा है, ठीक है। और देखो परसेंटेज की टर्म में एवरेज साइज जो कितनी है इनकी, एवरेज साइज जो है कितनी है 15.67 है। तो इस कंटेक्स्ट में इस टेबल को आप अच्छे से कर लीजिएगा कि जो एवरेज पूछ लिया जाए आपसे कि एवरेज लैंड होल्डिंग साइज ऑफ द लार्ज फार्मर्स दैट इज वो कितना है, तो वो कितना है 15.67। इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं, मैंने समझा दिया आपको अच्छे से इस टेबल को। तो अब अगला काम आपको इसको अच्छे से मेमोराइज करने का है। नेक्स्ट क्या है, कुछ इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के कुछ इनिशिएटिव्स, कुछ प्रीवियस ईयर्स की कुछ स्कीम्स है वो रिपीटेशन में है, उनको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। अब देखो बता देता हूँ फिर भी समझाने का अगर मैं पार्ट देखूं तो यहाँ पे मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना है। ध्यान से अगर आप इन चीजों को सुनेंगे तो ये आपकी मेंस में भी काम आ सकता है। कृषि संवर्धन योजना प्रश्न बन सकते हैं मेंस में कि बताइए जो डिफरेंट स्कीम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं सरकार के द्वारा लिए गए हैं एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली स्कीम आती है कृषि संवर्धन योजना, जो कि क्लस्टर बेस्ड अप्रोच स्कीम है, जिसमें सरकार जो है वो एक क्लस्टर बेस्ड ग्रुप ऑफ फार्मर्स को जो है वो सब्सिडीज देती है ताकि उसकी जो है इनपुट कॉस्ट जो है जो भी वो प्रोड्यूस करना चाहता है, वेजिटेबल प्रोड्यूस करना चाहता है, तो उसकी ओवरऑल जो कॉस्ट है वो कम पड़े और उनको ज्यादा फायदा हो, ठीक है। क्लस्टर बेस्ड का मतलब यही होता है कि ग्रुप ऑफ फार्मर्स को इकट्ठा करना है। मान लो कि अगर ग्रुप ऑफ फार्मर्स ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं आपके, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ फार्मर्स हैं, तो उनके जो इकट्ठे वो एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, मान लो एक क्लस्टर बन गया, ठीक है, तो जो ओवरऑल कॉस्ट बैठेगी उनकी इनपुट की किसी भी चीज को लेके वो कम बैठेगी। अगर एक सिंगल फार्मर काम करेगा तो उसकी कॉस्ट ज्यादा बैठेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये एक स्कीम चल रही है, क्लस्टर बेस्ड स्कीम है, इकट्ठे ग्रुप ऑफ फार्मर्स को बेनिफिट दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी इनपुट होते हैं उसके ऊपर, और इसका मेन मकसद ये है कि फार्मर की इनकम को रेस करना है, ठीक है। हो गया ये पहली स्कीम, मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना, जैसे नाम से पता चल रहा है कि कृषि उत्पादन संरक्षण का मतलब होता है किसी चीज को बचाना। तुम्हारी फसलों को मैक्सिमम देखा है कि जंगली जानवर ज्यादा जो है वो स्पॉइल कर देते हैं, बड़ा नुकसान फार्मर्स को होता है, तो उसी के लिए जो है सरकार ने ये स्कीम लाई है, जिसमें सरकार जो है 70% की सब्सिडी जो है वो आपकी सोलर फेंसिंग के ऊपर, सोलर फेंसिंग, क्रॉस वायर फेंसिंग, ठीक है, इनके ऊपर देती है। ध्यान रखना 70% तक की सब्सिडी। ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, हिमाचल प्रीलिम में पूछा जा सकता है, हालांकि मेंस में तो सारी स्कीम्स आपको लिखनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेगी। हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट है एक। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि भाई एक पर्टिकुलर लैंड में अगर आप एक ही मोनोटोनस ना जो है वो आप काम करते रहें, तो डाइवर्सिफाई भी करें अपने क्रॉप्स को, ठीक है। तो उसके तहत जो है यहाँ पे जिग का ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है एग्जाम में किसकी मदद से ये स्कीम चलाई जा रही है, प्रीलिम में पूछा जा सकता है, तो दैट इज जिका। ये आपने ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है आपसे कि this scheme is the main implementation agency of the this scheme is World Bank, then that statement will be wrong. Now क्या कौन है, जिक्का है, ठीक है। जिक्का का ध्यान रखना है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की मदद से ये स्कीम हमारे हिमाचल प्रदेश में इंप्लीमेंट हो रही है। 321 करोड़ तक की लागत से ये जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है, राइट। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहार मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। यहाँ पे मतलब क्या है कि जो भी हमारे एग्रीकल्चरिस्ट है, फार्मर्स हैं, अगर कुछ मानो उनको कुछ उनको फिजिकली वो है उनको नुकसान पहुंच जाता है, वो हैंडीकैप हो जाते हैं, पार्शियली हैंडीकैप हो जाते हैं, परमानेंटली हैंडीकैप हो जाते हैं, उनकी डेथ ही हो जाती है किसी रीजन से, तो उनको कवर किया जाता है 10,000 रुपए से लेके 3 लाख तक, उनको जो है वो उनको जो है वो इस अमाउंट ऑफ मनी से कवर किया जाता है, ठीक है। तो ये भी कुछ जो है सरकार की तरफ से स्कीम उनकी चल रही है। और एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे तो आपको मैं बता दूं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग को लेकर सरकार क्या कर रही है, ऐसे मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपने उस कंटेक्स्ट में भी अपना ध्यान रखना है। और प्रीलिम में बस ये है कि हाँ क्या है कि हमारे पास जो है एक हमारे पास क्या है
हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है, ठीक है। तो ये अपना काम कर रहा है, ये कब एस्टेब्लिश हुआ वो आप खुद जो है उसको इसके ऊपर वर्कआउट करोगे। और साथ में हमारे पास 10 हिमाचल प्रदेश जो है वो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कमिटीज हैं, कमिटीज, ठीक है। तो मैनेजमेंट कमिटीज कितनी है, 10 है, और 1 एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड है। और अलग अलग तरह से जो है वो सब्जियां मंडियों के थ्रू जैसे जो है हमारे जो मेन फार्मर्स का जो प्रोड्यूस को जो है मार्केटाइज किया जाता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन, दैट इज जिसको हम ई नाम बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डैम जो हम कहते हैं कि यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो प्रोड्यूस है इलेक्ट्रॉनिकली जो है उनके प्रोड्यूस को मार्केटाइज करते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो एक पोर्टल है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, और जिसमें से आप हॉर्टिकल्चर की मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम वहाँ पे एचपीएमसी की बात करते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा है, ठीक है। अगर हम एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात करते हैं तो दैट इज हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का आपने ध्यान रखना है। आगे हम प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना अंडर जीरो बजट फार्मिंग, इसमें बेसिकली जो भी इनपुट कॉस्ट मतलब सरकार का यही काम है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है, और जो केमिकल फर्टिलाइजर को रिप्लेस करके बायो फर्टिलाइजर जो है वो फार्मर्स को देने हैं और उनको सब्सिडाइज करना है, ठीक है, सब्सिडी देनी है उनको, ठीक है, फाइन। तो ये स्कीम भी चल रही है। जल से कृषि को बल योजना का है कि जो भी चेक डैम्स वगैरह अगर बनाने का जो सरकार काम करती है ताकि पानी की कमी ना आए, ठीक है। तो जल से कृषि को बल योजना, तो इसमें 100% का एक्सपेंडिचर जो है वो सरकार कर रही है चेक डैम्स के ऊपर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फ्लो इरिगेशन स्कीम है, ये भी एक इरिगेशन स्कीम है जिसमें सब्सिडी मिलती है 50% की फॉर बोरवेल्स और कुछ और शैलो वेल्स के लिए, ठीक है। 50% की सब्सिडी मिलती है फ्लो इरिगेशन स्कीम। तो इन स्कीम्स का आपने अच्छे से ध्यान रखना है। और एग्जामिनेशन से चीज लेने वाली कौन सी है कि 50% की सब्सिडी है, 50% की सब्सिडी है। आई होप यू गेटिंग ऑल दी स्कीम्स। नेक्स्ट अगर हम देखें तो राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम है। यांत्रिकरण मतलब आपका जो मशीनों के जो भी होता है, मशीनों के ऊपर जो टूल्स होते हैं और ठीक है उनके ऊपर जो है वो सब्सिडीज दी जाती है। और यहाँ पे जो है आपकी सब्सिडी 50 to 40%, 50% जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाले हैं, ठीक है, उनको मिलती है, और बाकी की रेस्ट ऑफ कैटेगरी को जो है वो 40% मिलती है, ठीक है। और हिम उन्नति योजना, ये एक नई स्कीम, ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ इसके बारे में बताया, आप सब्सिडी के बारे में, वो आप एक बार जरूर कंफर्म कीजिए, ठीक है। हो सकता है कि मैं भी कहीं ना कहीं भूल कर जाऊं, लेकिन इसलिए मैं आपको बोल दिया कि आपने इसकी सब्सिडी चेक करनी है। कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम, मशीनों के ऊपर जो है वो टूल्स के ऊपर जो है कितनी % तक की सब्सिडी सरकार दे रही है। नाउ आगे ये जो स्कीम है हिम उन्नति योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली बजट में भी इसको जो है वो अनाउंस किया गया था। ये क्लस्टर बेस्ड एक जो है स्कीम्स लॉन्च की गई है। देखो क्या है कि अब सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो है वो आते हैं, लोअर रीजन से आते हैं, अभी उनकी सरकार बनी है, तो वो चाहते हैं कि अपने लोगों के लिए कुछ करें, कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो है लॉन्च करें, क्योंकि लोअर रीजन के लोगों की जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम जो है इतनी नहीं है जितनी अपर रीजन की जो रहती है। हॉर्टिकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, और यहाँ पे लोगों को एक तरह से जो है कि उनकी इनकम्स, फार्मर्स की इनकम्स कैसे ज़्यादा हो सकती है, तो उसके लिए एक चीज हिम उन्नति योजना जो है स्टार्ट की गई है, जिसमें 1 to 39 क्लस्टर्स को आइडेंटिफाई किया है विद मिनिमम ऑफ 40 बीघा कल्चरेबल लैंड, ठीक है। बजट प्रोविजन जो है इसके लिए इतना रखा हुआ है, जिसमें 26 टोटल जो है क्लस्टर्स हैं टू बी आइडेंटिफाइड कवरिंग ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास 1200, स्टेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट है उसके पास 1100, एंड जापान जिक्का के पास 300, ठीक है। इनका थोड़ा आपने हिम उन्नति योजना का ध्यान रखना है इस कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट है आपका कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, जिसमें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको हम रफ्तार भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन मकसद तो यही है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लेके आना है, और स्टेट के अपने एग्रीकल्चर प्लान्स को लेके कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, तो उसको जो है वो इंश्योर करना है। साथ साथ में मतलब जो भी मतलब अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं उसके बेस के ऊपर जो उनके प्लान्स रहते हैं, सरकार के जो कुछ नीतियां रहती हैं, तो उनको लेके सरकार जो है वो झिझके ना, हेजिटेट ना करे। तो जो भी सेंट्रल की तरफ से मदद मिल सकती है वो सेंटर जो है वो प्रोवाइड कर रहा है इस स्कीम के तहत, रफ्तार के तहत। रफ्तार जैसे मतलब तेजी से जो है वो चीज़ों को बिल्ड करना है, ठीक है। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये भी मशीनों के ऊपर है। इसके ऊपर तो मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि मशीन क्या है कि 40% तक की सब्सिडी जो है वो जनरल कैटेगरी के लोगों को मशीनों के ऊपर मिलती है, टूल्स के ऊपर मिलती है, और 50% तक की जो है 50% की उन लोगों को जो SC ST वाले हैं, ठीक है, सब्सिडी ऑन मशीन्स, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री एक सेंट्रल स्कीम है जिसमें एक मोटो के तहत सरकार काम कर रही है, हर मोड़ पर पेड़, तो ये भी एक स्कीम चल रही है। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये वैसी है कि हमने एग्रीकल्चर को जो है वो हमने क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के थ्रू जो है वो लेके आना है, ठीक है। नेशनल प्रोजेक्ट ऑन सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी, ये भी चल रही है, जो भी सॉइल हेल्थ को लेके सॉइल हेल्थ कार्ड्स दिए जा रहे हैं, सरकार बना रही है, ठीक है। और सॉइल की फर्टिलिटी को लेके जो है वो टेस्टिंग लैब्स जो है
वो जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश में ध्यान रखना 11 टेस्टिंग लैब्स, सॉइल टेस्टिंग लैब्स है, सॉइल टेस्टिंग लैब्स है, 11 सॉइल टेस्टिंग लैब्स है, ठीक है। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, उसके तहत भी सरकार अपना जो है वो काम कर रही है कि कैसे कैसे करके जो है हम अपनी फूड सिक्योरिटी की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जिसमें क्या हम जो है वो कैसे रिसेंट जो टेक्नोलॉजी है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को बढ़ाने के लिए, चाहे इसमें बायोटेक्नोलॉजी की बात करें या कुछ और चीज़ें, ठीक है, तो उन सबको इंट्रोड्यूस करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो तो ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा तो फूड सिक्योरिटी भी हमारी अच्छी होगी, ठीक है, फाइन। तो दीज आर द these were the central sponsor scheme. Now horticulture से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ध्यान रखने हैं यहाँ पे आपने, सबसे पहले कि जो एरिया है हॉर्टिकल्चर का वो इंक्रीज हुआ है 792 हेक्टेयर इन 1950-51 to 2,36,466 hectares in 2022-2023 which can be asked in your examination. एरिया जो है हॉर्टिकल्चर का in the state that contributes to 26% ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर एरिया, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। जो भी मैंने येलो हाईलाइट किए हैं मतलब एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आप अच्छे से नोट कर लें। और आपके पास यहाँ पे लिखा है 8,91,926 हेक्टेयर्स जो टोटल लैंड है, एरिया है, ठीक है, ये बताया गया है। और साथ में ये कह रहे हैं कि 22% जो है ओवरऑल अगर हम वैल्यू की बात करते हैं ना, एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर की बात करें, ओवरऑल जो एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर की बात करें, जैसे 17,000 करोड़ के आसपास था, उसने राइज किया 25,000 करोड़ के आसपास एट करंट प्राइसेस, तो उस 25,000 करोड़ में सबसे ज़्यादा जो ओवरऑल परसेंटेज है हॉर्टिकल्चर की वो कितनी है, 22%, ध्यान रखना है इस चीज़ का। एंड देन आफ्टर दैट ये कह रहे हैं कि बिटवीन 2007-8 से लेके 2021-22 तक जो हॉर्टिकल्चर के क्रॉप्स का जो एरिया है वो काफ़ी इसने ग्रो किया। कितना ग्रो किया एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, 17.60, ठीक है। और साथ में जो कह रहे हैं कि एप्पल है, मैंगो, ऑरेंज, पियर, प्लम, पीच, कलगल एंड एप्रिकॉट आर कुछ मेजर हमारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, राइट, फाइन। आगे चलें, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है ओवरऑल फ्रूट आउटपुट जो हमारी फाइनेंशियल ईयर की है वो कितनी है, एग्जामिनेशन में पूछा भी जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से नोट कर लें। 8.15 लाख टन ये हमारी ओवरऑल फ्रूट आउटपुट है, फूड प्रोडक्शन है इन फाइनेंशियल ईयर दिस, ठीक है, ध्यान रखना है। और टोटल फूड प्रोडक्शन जो है अभी तक की हम बात करते हैं 22-23 की तो इतनी थी, और 22-23-24 की बात करें अप टू 31 दिसंबर 2023 तो कितनी है, 5.84 लाख टन। ये दोनों फैक्ट्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिवाइज्ड एस्टिमेट्स हैं, ये अभी क्या है, एडवांस एस्टिमेट, एडवांस नहीं है, मतलब ये अभी अप टू 31 दिसंबर तक है, राइट, फाइन। और इसमें देखिए एप्पल सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये नोट करने वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि एप्पल ओवरऑल जो है क्या कर रहा है, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है ओवरऑल फूड प्रोडक्शन में इतने सारे टन में सबसे ज्यादा किसका सहयोग है, एप्पल का 82% का, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अदर फ्रूट्स है 30.1% है, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स जो है 0.4% है, और सिट्रस फ्रूट्स जो है 4% है। तो इनका आप ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। 82% कौन कर रहा है, अदर फ्रूट कर रहे हैं आपके 30.1 कर रहे हैं, ठीक है, और सिट्रस कितना कर रहा है, 4 कर रहा है, नट्स एंड ड्राई जो है 0.4% कर रहा है, एप्पल कितना 82.5। आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नए इनिशिएटिव में अगर देखें हॉर्टिकल्चर में ऐसे तो स्कीम्स हैं, जैसे कि रफ्तार स्कीम भी जो हमने पहले एग्रीकल्चर में डिस्कस की वो यहाँ पे भी लागू होती है। एक हमारे पास एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की मदद से वो एक प्रोजेक्ट स्कीम है, वो भी है। और साथ में कुछ नया, कुछ न्यूली एस्टेब्लिश प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है प्राला में, ठीक है। प्राला कहाँ पे है ये थोड़ा मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे प्राला जगह कहाँ पे है, ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक इसको भी वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। और इसमें जैसे इन्होंने बताया हुआ है कि इट हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 18,000 मीट्रिक टन एंड ऑफ एप्पल जूस एंड 50,000 ऑफ योर लीटर्स ऑफ विनेगर एंड 1 लाख लीटर्स ऑफ योर वाइन पर ईयर। तो ये बहुत ही बड़ा जो है ये यूनिट एस्टेब्लिश की गई है, जैसे न्यूली एस्टेब्लिश, ठीक है। एंड देन मुख्यमंत्री कीवी प्रोत्साहन योजना, मतलब कि फार्मर्स कीवी भी प्रोड्यूस करें तो उसके लिए जो है कीवी प्रोत्साहन योजना को जो है वो क्या किया है, लॉन्च किया है। इतनी लागत से 1 करोड़ की लागत से इसको अभी लॉन्च किया गया है। तो ये तो नई अभी इनिशिएटिव है। पुराने में देखो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एचपीएमसी के बारे में यहाँ पे बात कर लेता हूँ, तो आपको एचपीएमसी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एचपीएमसी हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉर्पोरेशन, जो कि जितना भी हमारा प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है, उसकी जो है प्रोसेसिंग और उसकी मार्केटिंग जो है ये करता है। अलग अलग तरह से जो है प्रोडक्ट्स जो है ये लेके आता है
आपने साइडर का सुना होगा, अपने अलग अलग तरह के जूसेस के बारे में, वाइन्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। एचपीएमसी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और इतने ओवरऑल जो है 120 करोड़ तक का जो है टर्नओवर जो है वो ओवरऑल अभी तक का सबसे ज़्यादा टर्नओवर 120 करोड़ का भी इसने अचीव किया है। बहुत ही उम्दा बात है। अभी भी जो है, जो लास्ट ईयर भी मैंने ये बात की थी, जैसे कि यहाँ पे गुम्मा की बात करते हैं रोहड़ू में, ठीक है, ऊटी की बात करते हैं कुमारसेन में, और आपके दो तीन कुमार और भी हैं, ठीक है, जहाँ पे क्या है कि इन्होंने अभी भी कोल्ड स्टोरेज जो है वो एटमोसफेयर स्टोरेज जो है वो स्टोर जो है वो इन्होंने एस्टेब्लिश किए हैं, ठीक है। जिसमें से मैंने आपको बताया कि जैसे कुमारसेन में, उडी में है, उडी कुमारसेन में है, आप गुम्मा हो गया, रोहड़ू में है, ठीक है, दो तीन और हैं, तो उनको आपने एक बार चेक कर लेना है। एचपीएमसी का मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा हाईलाइट दी थी, हालांकि मैं पहले भी इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ एचपीएमसी के वाले सेक्शन को, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज एनिमल हस्बेंड्री, चैप्टर नंबर 7। तो देखिए यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, आपको पता है कि हमारी हिमाचल प्रदेश की मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल है, और एनिमल हस्बेंड्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे, रूरल इकोनॉमी की हम बात करें तो, जिसमें अलग अलग सेक्टर्स आपके जो है इसमें आ जाते हैं, ठीक है। हमारी अगर हम बात करें अपनी मिल्क प्रोडक्शन की बात करें, वो इसमें आता है, ठीक है। और मिल्क प्रोडक्शन जो है हमारी कैटल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, राइट। तो जो वो मेन जो फैक्टर्स है, ठीक है, जिसमें आपके पास हम मिल्क प्रोडक्शन की बात करेंगे, मीट और एग प्रोडक्शन की हम बात कर लेते हैं, जैसे पोल्ट्री, यहाँ पे मेन चीज़ पोल्ट्री आ जाता है, ठीक है। और साथ में आगे हम बात करते हैं जैसे कि फिश प्रोडक्शन की हम यहाँ पे बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एनिमल हस्बेंड्री में ये चीज़ें ये आपके पास आ जाता है। तो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा ये क्या है, हमारा लाइफ स्टॉक होता है, मतलब जो लाइफ स्टॉक की देखभाल करने के लिए, लाइफ स्टॉक की डेवलपमेंट है होगी तो हम अच्छा सा मिल्क कर पाएंगे, मीट कर पाएंगे, एग, ठीक है, और फिश प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो देखिए क्या क्या गवर्नमेंट की स्ट्रेटेजीज में होती हैं, जिसमें सरकार का मेन मोटिव होना चाहिए कि वो एनिमल हेल्थ के ऊपर, डिजीज कंट्रोल के ऊपर ध्यान दे, और कुछ ना कुछ जो है वो अपना बेटर एंड बेटर पार्ट रोल प्ले करता रहे। और ठीक है, अब कैटल डेवलपमेंट है, जिसमें कैटल डेवलपमेंट जैसे आपके पास हिम गोकुल मिशन चल रहा है, ठीक है। और हमारी जो इंडिजिनियस जो गायें हैं, ठीक है, वो कैसे अच्छा दूध दे सकती हैं, हाई ब्रीड के साथ कैसे जो है वो उनकी जो क्रॉसिंग की जा सकती है, ठीक है। तो इसमें जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जो है एक चीज़ आपने सुनी होगी, तो वो सब चीज़ें कैटल डेवलपमेंट का पार्ट है। न्यूली कैटल डेवलपमेंट स्टेशन जो है अभी रिसेंटली बजट में अनाउंस हुआ था, कहाँ हुआ था वो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अभी भी जब हमारे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है वो बजट में अनाउंस किया था, बजट जब हमारा पेश किया था, तो उसमें वो चीज़ मेंशन की थी कि रिसेंटली वो कैटल डेवलपमेंट जो है वो स्टेशन डेवलप करने वाले हैं। कहाँ पे, आपको मैं ऑप्शन दे देता हूँ, वो सोलन में हो सकता है, सिरमौर में हो सकता है, शिमला में हो सकता है, इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में ही है, ठीक है। नेक्स्ट, शीप ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वूल। तो वूल प्रोक्योरमेंट एक जो है बोर्ड भी है, मार्केटिंग बोर्ड भी है, प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग बोर्ड भी हमारे हिमाचल प्रदेश में काम कर रहा है। हमारी वूल की पहले प्रोडक्शन और उसकी मार्केटिंग, उसकी जो फर्दर जो है वो, ताकि वो अच्छे से उसकी सेल वगैरह हो सके, ठीक है। तो शीप ब्रीडिंग में कुछ ब्रीडिंग फार्म्स हैं जो कि हाई क्रॉसिंग जो रहती है लोकल शीप्स की, जो हाई वेराइटी ब्रीड्स हैं शीप की, जिसमें ज़्यादा ऊन होती है, ठीक है। इसमें बड़ी फेमस है अमेरिकन रैम्बुले आपकी आ जाती है, स्पेनिश मारिनो आ जाती है, अमेरिकन रैम्बुले आ जाती है, ठीक है। उनकी ये इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं, ठीक है। शीप ब्रीडिंग फार्म्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं बार बार पहले भी काफ़ी बार रिपीट कर चुका हूँ, और आई थिंक आप सबको पता भी होगा कि शीप ब्रीडिंग फार्म्स कहाँ कहाँ पे, जैसे कि ज्योरी में है, जो कि आपके पास कहाँ पे आती है, शिमला में आती है, ठीक है। आपके पास करछम आ जाता है, जो आपके पास कहाँ पे है, किन्नौर में है, और आपके पास जो है नगवाई, यहाँ पे तुम्हारी शीप ब्रीडिंग फार्म्स है, और इवन सरोल में भी है, और इवन ताल में भी है। ताल आपका हमीरपुर में आ जाता है, हमीरपुर, ठीक है, यहाँ पे है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बात की होगी अंगोरा रैबिट फॉर्म की, इनका आपने ध्यान रखना है। अंगोरा रैबिट फॉर्म्स कहाँ कहाँ पे है आपके पास, एक तो कंडवारी, जो कि कहाँ पे है, कंडवारी आपका, कंडवारी कांगड़ा में आता है, और साथ में एक आता है आपका नगवाई, जो कि आपका मंडी में है, अंगोरा रैबिट फॉर्म, ठीक है। और चीज़ें आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है, अगर हम देखूँ तो आपके पास एक याक, आपके पास अगर याक ब्रीडिंग फार्म पूछा जाए कहाँ पे है याक ब्रीडिंग फार्म, तो कहाँ पे है, लरी में। एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, ये वाला पार्ट लाहौल स्पीति में आता है, लरी स्पीति वैली में आता है। और साथ में हॉर्स ब्रीडिंग फार्म भी आपका कहाँ पे है, ये भी आपका लरी में ही आता है, ठीक है, लरी लाहौल स्पीति में। पोल्ट्री डेवलपमेंट में एक आपको बताऊं तो हिम कुक्कुट योजना जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने ध्यान रखनी है, जिसमें 60% तक की सब्सिडी कैपिटल इन्वेस्टमेंट में सरकार दे रही है। मतलब जो भी पोल्ट्री शेड्स होते हैं, या जो भी
चिकन्स हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर जो भी ओवरऑल शेड्स जो भी रिक्वायरमेंट होती है मतलब पोल्ट्री फार्म डेवलप करने में, उसमें 60% की सब्सिडी जो है हिम कुक्कुट योजना के तहत जो है दी जा रही है। तो आपने थोड़ा ध्यान रखना है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए। एंड देन फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट की बात करें तो देखिए यहाँ पे एक जगह आती है अभौर, भौर, ठीक है, ध्यान रखना। भौर में क्या है, भौर कहाँ पे है, जाहो के पास में, ठीक है, वहाँ पे क्या है आपके पास एक फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्टेशन है, ठीक है। तो वो एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सरकार ध्यान देती रहती है कि टाइम ऑन टाइम, और भी एक दो जगह पे है जिसमें क्या है, अगर फीड और फॉडर नहीं होगा तो हम कैसे सही तरह से हम कहेंगे कि हम कैटल्स का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है। वेटनरी एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम डॉक्टर्स नहीं बनाएंगे तो कैसे हम एनिमल हेल्थ और डिजीज कंट्रोल कर पाएंगे, ठीक है। तो सरकार ये भी कर रही है। और यहाँ से बहुत ज़्यादा डेटा ऐसा नहीं एग्जामिनेशन से बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा मेंशन नहीं किया है, ठीक है। हालांकि जो बुकलेट आने वाली है उसमें कुछ फैक्ट्स होंगे तो वो आप पढ़ सकते हैं। लाइफ स्टॉक सेंसस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर ये होता है तभी सारी चीज़ें भी पॉसिबल हो पाएंगी। और आपने देखा होगा रिसेंटली कैसे जो है पशु होते हैं, जो गाय वगैरह आपने देखी होगी अपने घर या अपने गांव में कहीं देखी होगी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि उनका एक टैग लगा होता है, येलो येलो की स्ट्रिप्स लगी होती है, ठीक है। तो वो सेंसस के तहत जो सब चीज़ें जो है वो की जाती हैं, राइट। सो कुछ इंपॉर्टेंट जो एनिमल हस्बेंड्री से जो चीज़ें एग्जामिनेशन से और इंपॉर्टेंट जो लेके जाने वाली हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सेंसस, अगर हम 19 की बात करें, लाइफ स्टॉक सेंसस की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, स्टेट हैज 0.82% शेयर ऑफ इंडियाज टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन। ध्यान रखना 0.82, ये एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है। और 0.16% ऑफ टोटल पोल्ट्री, तो 0.82% और 0.16% ऑफ पोल्ट्री, ठीक है। एंड इट रैंक्स 20th इन कैटल एंड 27th इन पोल्ट्री पॉपुलेशन इन द कंट्री। तो ये जो फैक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जो कि एग्जामिनेशन से लेके जाने वाले हैं। एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको डेवलप कर दी पहले, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्टैट्स को अपने रिमेंबर करना। मिल्क प्रोडक्शन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। 11.39 लाख टन है, ये तो क्रैम करने वाली बातें हैं, यहाँ पे याद करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा बहुत नियर बाई फिगर एग्जैक्टली। अगर आपने एक बार पता कि हाँ मुझे ये चीज़ माइंड में बिठानी है तो आप इसको नोट कर लोगे, 3-4 बार लिख लोगे तो ये नेचुरली याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये, लेकिन ये ध्यान रखना कि 11.39 लाख टन से लेके इसने ग्रो किया है 16.54 लाख टन तक ग्रो किया। तो ये जो ये वाला फिगर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये अभी अभी फाइनेंशियल ईयर की बात कर रहा है और ये एस्टिमेटेड है, ठीक है, 16.54 लाख टन। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिल्क फेड करके एक हमारी, जैसे कि हमने एचपीएमसी की बात की, हमने हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड की बात की, वैसे ही हमारे जो भी मिल्क प्रोड्यूस और मिल्क को लेके जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी प्रोसेसिंग, या मिल्क को लेके जो प्रोसेसिंग करके जो हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको लेके जो काम कर रहा है, उसको लेके जो मेन हमारी एजेंसी है जो काम कर रही है वो ये है, मिल्क फेड है, ठीक है। और इसके पास कितनी है, 1107 मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज इसके अंडर आती हैं। ये ध्यान रखना, एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है। 1107 मिल्क प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिंग सोसाइटीज। टोटल मेंबरशिप कितनी है उसमें, 47,500 फार्मर्स हैं टोटल मेंबरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है मिल्क फेड, ठीक है। 73,167 शीप हैं जो कि शीड हुई हैं, ठीक है, जो कि इतने फार्मर्स को बेनिफिट कर चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी नोट कर लें। और ओवरऑल फिश प्रोडक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम फिशिंग की बात करते हैं और बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं वो पुरानी ही हैं जो फिशिंग की बात करते हैं, या जो फिशरमैन्स हैं उनकी सिक्योरिटी को लेके कुछ स्कीम्स चल रही हुई हैं। उनके जो मान लो कि बोट खराब होगी तो उसको लेके जो है सब्सिडी सरकार दे रही है, उनकी मतलब लाइफ को भी कवर किया जाता है, ठीक है। अलग अलग ऐसी स्कीम्स हैं जो कि मैं प्रीवियस अपनी सेशंस में पहले की जो मेरी सेशन इकोनॉमी सर्वे किया मैं उसमें कवर कर चुका हूँ। अगर आप अभी का रिसेंट आप डेटा जो है वो आप इकोनॉमी सर्वे से जो बुकलेट आने वाली है उसमें देख सकते हैं। फिशिंग की मैं बात करूँ एग्जामिनेशन से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना है जो फिश प्रोडक्शन है, हमने पहले बात कर ली कि जो फिशिंग सेक्टर ने, मतलब ये जो हमारा एक्वा जो कल्चर है या हमारी जो फिशी कल्चर है उसने ग्रो किया है सबसे ज़्यादा, फिश प्रोडक्शन ने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है अगर हम ओवरऑल सब सेक्टर की बात करते हैं। लेकिन इसकी जीएसवी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ठीक है। तो इसने देखो ये नोट कर लेना है अच्छे से कि फिश ने ओवरऑल जो फिश प्रोडक्शन जो हमारी रही है, ठीक है, वो इंक्रीज हुई है 8,560 मीट्रिक टन से लेके जो कि 12-13 में थी, और अब कितनी होगी है 17,000 मीट्रिक टन हो गई 22-23 में, जो कि अगर हम टोटल CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कैलकुलेट करें वो 2.3% का बनता है। तो मैं काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ जो है फिश प्रोडक्शन में देखी गई है, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ओवरऑल फिश प्रोडक्शन कितनी है, कहाँ तक ग्रो की है, 17,000 मीट्रिक टन तक की है, ठीक है। और कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है GSB में वो आप खुद वर्कआउट करेंगे, ठीक है, फाइन। तो ये एनिमल हस्बेंड्री का जो था मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। थैंक यू सो मच, दिस इज फ्रॉम ऑल दिस वीडियो। आई होप कि जो भी मैंने कंटेंट बताए हैं ना इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से
और जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर की है वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और किसी तरह का अगर सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मैं बहुत जल्दी जो कुछ नेक्स्ट अपकमिंग चैप्टर्स हैं उसके साथ जो है आपके साथ मिलूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।